दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। और कहानी का ट्विस्ट तो सबसे लास्ट में है। और एक जो लड़की होती है बहुत सीधी सादी होती है और एक व्यक्ति उसको जाल में फंसा लेता है और फंसाने के बाद में उसको कोठे पर बेच देता है। और बेचने के बाद में उसको एड्स हो जाता है। कोठे वाले उसको निकाल देते हैं। फिर वो दर दर गलियों में भटकती फिरती है। फिर उसी के गांव के रहने वाले उसको देखते हैं। देखने के बाद में उसको अस्पताल में ले जाते हैं। फिर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या है पूरी कहानी? दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये कहानी है नेपाल की। एक योगेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसका पत्नी का नाम वसुंधरा था। तो एक लड़का था, उसका नाम विक्रम था। और एक लड़की थी जिसका नाम सालू था। दोस्तों, उनका जीवन बड़े ही अच्छे से गुजर रहा था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, बहुत अच्छे से कट रही थी। दोस्तों, कोई दुख नहीं था जीवन में, कोई चिंता नहीं थी, कोई संशय नहीं थी। बहुत आराम से जिंदगी कट रही थी। और पिताजी जो एक बार जो विक्रम है खेत पर गया और पिताजी के साथ में काम में हाथ बटाने लगा। पिताजी ने उसके हाथ से काम करता हुआ छीन करके रख दिया नीचे फावड़ा। कहने लगे, बेटा तुम ये सब खेतों का काम मत करो, तुम जाओ कहीं अच्छी पढ़ाई करो और जो खर्च लगेगा मैं मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको चाहे कैसे भी करके पढ़ाऊं, मैं मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सोच करके अब जो विक्रम था वो सोच लेता है कि पिताजी हमारे जब इतनी ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो मैं किसानी का काम छोड़ करके क्यों नहीं किसी चीज की तैयारी करता हूं। तो वो पढ़ाई करता है। धीरे धीरे वो 10th में जाता है। 10th के बाद में वो आर्मी की तैयारी करने लगता है, मिलिट्री में जाने के लिए तैयारी करने लगता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि आर्मी की उसकी फुल तैयारी होती है। और तैयारी होने के बाद में वह जो है भर्ती होने के लिए जाता है। भर्ती निकलती है, ओपन भर्ती खुलती है और जाता है। वहां पर जाने के दौरान उसका सीना थोड़ा कम रह जाता है। दोस्तों, वो बहुत दुखी दुखी घर आता है, अपने पिताजी से कहता है। तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं और कहते हैं, बेटा कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहो। पता नहीं परमात्मा ने दूसरी बार लिखा हो तो दूसरी बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अपने पिताजी की बात को मानता है और दोबारा फिर से तैयारियों में जुट जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जब दोबारा भर्ती होती है तो उसका सिलेक्शन फौज में हो जाता है। अब फौज में हो जाता है तो उसके पिता जो योगेश थे उनकी गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, कमा के देता है, फिर अच्छा घर बनाता है। घर बनाने के बाद में फिर पिताजी सोचने लगते हैं, अब मेरा बेटा जो है यंग है और इसकी शादी कर देनी चाहिए। वो अपने बेटे से पूछता है, बेटा आप शादी करोगे? तो वो कहता है, पिताजी आपकी जैसी इच्छा, आप जितने दिन चाहे मर्जी आए मत करो, मैं कोई भी गलत रास्ता नहीं चलने वाला हूँ, मैं कोई भी गलत रास्ता चुनने वाला नहीं हूँ। पिताजी आपकी जैसी इच्छा वैसा आप करिए। पिताजी कहते हैं, कैसी प्रकार की लड़की होनी चाहिए? वो कहता है, पिताजी देखो कोई बड़े घराने की लड़की अगर आप शादी कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन वो यहाँ आपकी देख रेख नहीं कर पाएगी, वो आपको नहीं समझेगी, आपकी देख रेख नहीं करेगी। इसीलिए अगर आप अपनी देख रेख चाहते हो, उसको गांव में रोकना चाहते हो, घर पर रखना चाहते हो, तो इसके लिए एक गरीब परिवार की लड़की को लाओ। ये सोच करके पिताजी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो एक गरीब परिवार में मुकेश नाम के व्यक्ति की पड़ोस में कुछ दूरी पर गांव होता है। वहीं पर एक सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम बबीता होता है। बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही क्यूट दिखने में लगती है और वो जो है योगेश को पसंद आ जाती है। वसुंधरा भी देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो कहती है, बहू तो बहुत ही प्यारी है। जब देखने के लिए कुछ दिन के बाद में वो योगेश विक्रम को फोन करता है, कहता है, बेटा मैंने तो बहू देख ली, अगर तेरा मन करे तो तू भी आजा देख ले। विक्रम कहता, नहीं पिताजी, आपकी पसंद वो मेरी पसंद। जब आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया, तो आप मेरी पसंद कभी गलत कैसे, आपका चुनाव गलत कैसे हो सकता है?
पिताजी उसकी शादी की तारीख तय कर देते हैं। वो शादी के तारीख से लगभग 10-15 दिन पहले आ जाता है, अपना पूरा इंतजाम करता है। इंतजाम करने के बाद सभी रिश्तेदारों के पास निमंत्रण ले जाता है। दोस्तों, निमंत्रण के बाद में वो पूर्ण रूप से तैयारी कर लेता है। करने के बाद में शादी होती है, उसकी धूमधाम से शादी होती है और बहुत सारे फौजी भी उसके शादी में आते हैं, उसके रिश्तेदार भी आते हैं। जो रिश्तेदार उसको हमेशा इग्नोर किया करते थे वो भी बड़े धूमधाम से आते हैं। दोस्तों, कहते नहीं है जो है ना, बढ़ती के साथी दुनिया है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथी हजार होंगे। अगर आपके समय खराब चल रहा है, आप बुरे गड्ढे में गिरे हुए हो तो निकालने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन्नति में जा रहे हो तो आपके साथी हजार मिल जाएंगे। तो वही हाल कल तक जब योगेश एक गरीब व्यक्ति था, तब उसका कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, कोई साथी नहीं था। आज के दिन जब उसका लड़का फौजी हो गया और वो अच्छा खासा एक घर बना लिया उसने और अच्छा खासा उसका सिस्टम चलने लगा, तो उसके बहुत सारे साथी हो गए, बहुत सारे दोस्त हो गए। दोस्तों, उसकी बहुत धूमधाम से शादी हुई। शादी करने के बाद में पत्नी जब घर आई और जब विक्रम ने उसको देखा तो विक्रम बहुत खुश हुआ। बहुत संस्कारी पत्नी थी, विक्रम की सारी बातों का ध्यान रखती थी। उन्होंने बहुत अच्छे से उनका समय बीता। समय बिताने के बाद में विक्रम बोला, अब मैं जा रहा हूं अपनी ड्यूटी पर वापस, क्योंकि मुझे 1 महीने की ही छुट्टी मिली थी। दोस्तों, अपने माता पिता के पैर छूता है, उसकी पत्नी उसके पैर छूती है और छूने के बाद में रोने लगती है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और गले से लगाता है और उसकी पीठ थपथपाता है, कहता है परेशान मत हो, मैं थोड़े दिन के बाद फिर वापस आ जाऊंगा छुट्टी लेके, और ड्यूटी है, जाना तो पड़ता ही है। इतना कह करके वो मन ही मन दिल में, उसका भी दिल रोता है, अंदर ही अंदर जो है ना बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो आंसुओं को छुपाते हुए अपनी बैग को पीठ से लादता है और फौज की ड्यूटी के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब उसका जो है ना रोज फोन करता है, अपनी पत्नी से खूब बात करता है वहां से और सब हालचाल लेता। अपना जीवन आराम से कट रहा था। उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है। उसकी एक छोटी बहन होती है सालू, उसका भी बहुत ध्यान रखती है। दोस्तों, बहुत ध्यान रखती है। उनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। तभी यहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रज्जाक, जो कि कबाड़े का काम करता है, कबाड़ा बदलने का काम करता है। दोस्तों, गली गली में फेरी मारता है और वहीं पर एक दिन फेरी घूमते घूमते वह योगेश के घर के पास पहुंचता है। योगेश उस कबाड़े वाले को रोकता है और वसुंधरा, जो योगेश की पत्नी यानी कि विक्रम की माँ होती है, उससे कहता है जाओ और जल्दी जो भी घर में किताबें और पुराने जो भी कबाड़ा के सामान पड़े हुए हैं, जो विक्रम की शादी में दहेज मिला था उसके ऊपर जो लगे हुए दफ्तर, जो कागज हैं, जो बॉक्स हैं, वो सब दे दो इसको, क्यों कूड़ा घर में डाल के रखी हो। वसुंधरा जब योगेश की बात सुनती है, जो विक्रम की माँ है, जब उसके पिता की बात सुनती है, जल्दी जाती है अंदर, जितना भी कबाड़ा होता है उसको सबको दे देती है। कबाड़ी वाले को धूप लगी थी, इसके वजह से वो बहुत परेशान था। तो विक्रम की माँ जो है कबाड़ी वाले से कहती है, बेटा ये बैठ जाओ, ये लो पानी पी लो, और तुम ज्यादा हमको लग रहा तुम्हारे धूप लग गई है, और अपना सर पोंछ लो और पोंछने के बाद बैठ जाओ। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो रज्जाक अपना ओरिजिनल नाम छुपाते हुए दूसरा नाम कहता है, बेटा मैं माता जी मेरा नाम आलोक है। कहने लगे बेटा आलोक बैठ जाओ और भूखे हो तो खाना खा लो। उसने कहा नहीं नहीं मम्मी, मैं माता जी मैं अभी खाना खा के आया हूँ, मैं खाना ना नहीं खाऊंगा, बस आपने कह दिया मैंने खा लिया। और इतना कहते हुए उसका जो कबाड़ा लेता उसका पैसा देता, देने के बाद में फिर मुस्कुराते हुए आगे की ओर चल देता है। अब उसका पिताजी जब जा ही रहा होता है, आलोक, जो कि रज्जाक अपना नाम छुपा कर आलोक बता रहा था, उससे कहता है बेटा कभी भी अगर कोई जरूरत पड़े, कभी भी आपको भूख लगे तो ये अपना ही घर है, इसमें मांग के खा लेना, कभी हिचक मत करना है। ये सोच करके फिर वो कबाड़ी वाला आगे चला जाता है। वो हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आता है, तो वो जो उसके पिताजी योगेश हैं उसको बड़े प्यार से बिठाते हैं और खाना बन जाता है, खाना खिलाते हैं। एक दिन की बात है, योगेश के पिताजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उनके जो जानवर है, उनकी जानवरों की घास जो है, जो चारा है, उनकी बहू बबीता काटती है। और उनकी जो उसकी जो विक्रम की बहन जो थी वो छोटी थी,
बबीता बहू जो है ना, योगेश की बहू यानी कि विक्रम की पत्नी चारा काट रही होती है, तब तक रज्जाक आ जाता है, यानी कि आलोक जो बन के रखा था, वो बताता था अपना नाम। वो कहता है हट जाओ, मैं काट देता हूँ। सब लोग कहते हैं अरे रहन दो। उनकी माँ वसुंधरा कहती है रहन दो बेटा, तुम अपना काम करो, अपनी फेरी लगाओ। अरे रहन दो, मैं काट लूंगा, ये तो मेरा रोज का काम है। उसने कहा नहीं नहीं माता जी, आपका रोज का काम है तो मुझे भी अपना बेटा ही समझो। इतना कहते हुए उसने बबीता से कहा जाओ तुम घर जाओ, मैं काटता हूँ चारा। वो मशीन में चारा काटने लग जाता है। दोस्तों रज्जाक काफी देर तक चारा काटता है। अब उसका रेगुलर का नियम बन गया था, लगभग वो 1-2 बजे के बीच में जब चारा काटने का टाइम होता है तो वो वहीं पर आ जाता है और रेगुलर चारा काट देता है। दोस्तों एक दिन जब वो चारा काट देता है, चारा काटने के तुरंत बाद उसकी वो बबीता जो विक्रम की पत्नी होती है, यानी कि जो है योगेश की बहू, चारा भरने के लिए आती है। चारा भरने के लिए आती है तो अचानक पछुआ हवा, मतलब पश्चिम से आने वाली हवा को पछुआ कहते हैं, वो अचानक चल जाती है। वो पूरब की तरफ मुंह करके भर रही होती है। उसका सर पे जो है ना दुपट्टा उड़ जाता है, तो उसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है। रज्जाक की नजर उसके चेहरे पर जाती है और वो मन ही मन एकदम जो है ना, मन ही मन सोच लेता है अरे क्या लड़की है, क्या औरत है, कितनी खूबसूरत है, काश मुझे एक बार इससे बात करने का मौका मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसा सोचकर रज्जाक अब दिन में एक बार की बजाय 2 बार आना शुरू कर देता है। दोस्तों अब उसका घर की तरह मेल जोल हो जाता है। घर के जितने लोग हैं रज्जाक को बड़े प्यार से भैया कह के बुलाते हैं। उसकी छोटी बहन सालू भी बुलाती है भैया करके। वसुंधरा भी कहती है बेटा जो भी तुमको दिक्कत हो खा पी लो। उधर उनके पिताजी योगेश भी बड़े प्यार से कहते हैं बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो अपना ही घर है। वहीं पर आता है फेरी में चक्कर काट करके और वहीं पर बैठता है और वहीं पर लेट भी जाता है, सो भी जाता है। मतलब फिलहाल वो वहां पर दिन में 1-2 बार चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों एक दिन की बात है, वो जब फेरी मार के आया हुआ था, उसके घर पर कोई नहीं था। योगेश, सालू और वसुंधरा तीनों ही खेत पर काम करने के लिए गए थे। दोस्तों अब उसका तो रेगुलर का नियम था, तो वो उसको भैया समझती थी, भाई समझती थी। वो भी जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी जब उसको लेके आती है बबीता, उसको पानी देती है। जब पानी देती है तो उसका जो है ना, उसका हाथ जो है ना, बबीता का हाथ रज्जाक के हाथ में लग जाता है तो उसको करंट सी दौड़ जाती है और अपने मन में मसोस जाता है दोस्तों, और सोचता है कब काश मुझे एक मौका मिल जाए इसको हाथ लगाने के लिए। दोस्तों कुछ दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद फिर आता है। फिर योगेश उस समय जो है ना खेत का काम बहुत ज्यादा कर रहा था और रज्जाक दूसरे दिन जब आता है तो वो जब पानी लेकर के आती है, बबीता कहती है भैया पानी ले लो, तो वो हल्के से बबीता को हाथ लगा देता है। जब हल्के से बबीता को हाथ लगाता है तो बबीता भी कुछ नहीं कहती है, वो भी हंस के अंदर चली जाती है। दोस्तों जैसे ही कहते नहीं जो हंसी वो फंसी, दोस्तों उसको भी लगने लगता है कि बबीता को भी मुझसे प्यार है हल्का हल्का सा। अब उसका जो है ना हाथ बढ़ जाता है। दूसरे दिन जब आती है तो बबीता को वो और जो है ना अपना, जब वो पानी देती है तीसरे दिन तो अपने हाथ को आगे ऐसे कर देता है और ये हाथ बबीता से भिड़ा लेता है। दोस्तों अब बबीता फिर कुछ नहीं बोलती है, फिर अंदर चली जाती है। अब उसकी हिम्मत और भी बढ़ती जाती है। ऐसा एक दिन की बात है, बबीता जब योगेश और वो घर पे नहीं थे, बबीता अकेली ही थी और अचानक रज्जाक घर के अंदर घुस जाता है। बबीता उस समय जो है ना अपने पूरे बदन के कपड़ों को निकाल कर नहा रही होती है। दोस्तों ये देखकर उसका शरीर यौवन देख करके रज्जाक से रहा नहीं जाता है। अचानक बबीता पर वो टूट पड़ता है। दोस्तों उसको अपने कलाइयों से, अपने हाथों से एकदम पकड़ लेता है और जकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक किस कर लेता है। दोस्तों किस करता है तो बबीता कुछ नहीं कहती है। बबीता के भी मन में, तन में आग लग जाती है। फिर क्या करते हैं, दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और फिर जो है वास्तविक जवानी का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वहीं रज्जाक और बबीता दोनों ही बड़ा प्रेम पूर्वक बड़ा आनंद लेते हैं।
अब उनका रोज का नियम बन गया था दोस्तों। जैसे ही योगेश नहीं होते थे, और जो योगेश का घर था वो एकदम एकांत था, जब योगेश नहीं होते थे तब रज्जाक घर में आ जाता था और बबीता के साथ में रंगरलियां मनाता था। एक दिन योगेश बोला मैं अपने गांव जा रहा हूं, तो बबीता बोली अब मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगी, मेरे पति तो वहीं पर रहते हैं। तो बोला भाई मुझे तो जाना ही पड़ेगा, अगर आपको भी चलना है तो आप भी चलो। बबीता बहुत ही सीधी थी, उसने कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप यहीं पर रुको, जो भी आपको अगर पैसे दाम की जरूरत हो मैं दूं। लेकिन योगेश जो रज्जाक था वो नहीं मानता, वो कहता मैं जा रहा हूं। तो अचानक बबीता से कहता है फिर तुम्हारा मोहब्बत कैसी, तुम्हारा प्यार कैसा यदि मेरे साथ अब जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो जो बबीता है वो रज्जाक के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोस्तों बबीता कहती है बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, किस किस प्रकार से मैं घर से बाहर निकलूं, किस तरीके से, कुछ तरीका तो बताइए। रज्जाक कहता उसकी टेंशन बिल्कुल तुम मत लो, वो तो सब मैं बताऊंगा। इसके लिए जब आप शाम के टाइम सालू के साथ में लेटिन जाती, उसी दौरान मैं वहीं पर गाड़ी लेकर आपका इंतजार करता रहूंगा और आप मेरे साथ में गाड़ी से निकल चलना। बोले ठीक है। अब बबीता को भी इंतजार था शाम का। सालू अपनी भाभी के साथ में लेटिन कराने के लिए मैदान पर जाती है, जंगल में झाड़ियों में छुप करके लेटिन करने लगती है। सालू इधर, बबीता थोड़ा आगे बढ़ती है, वहीं पर इंतजार कर रहा होता है रज्जाक, जो कि एक स्प्लेंडर गाड़ी से इंतजार कर रहा होता है और बबीता को अपनी गाड़ी पर बिठाता है और बिठा करके भारत की ओर चल देता है। और वहीं पर कुछ दूरी पर चलने के बाद में उस स्प्लेंडर गाड़ी को वहीं छोड़ देता है। फिर दोनों बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद में दोस्तों आगे की दूरी तय कर देते हैं। इधर क्या होता है, जब सालू आवाज मारती है भाभी भाभी करके, बहुत आवाज मारती है, जब वहां भाभी नहीं होती है तो दौड़ती अपनी माँ वसुंधरा के पास आती है और कहती माता जी यहाँ पर भाभी तो है ही नहीं, मैं बहुत देर से चिल्ला रही हूँ। उसकी माँ भी आवाज लगाती है, वसुंधरा कहीं नहीं दिखाई देती है। दोस्तों नेपाल में उस समय, जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय जंगली जानवरों का बहुत आतंक था, तो लोगों ने समझा कि शायद बबीता को कोई जंगली जानवर उठा ले गया है। दोस्तों उसने उसके घर वालों को, ससुराल में जो उनके ससुर थे उनको सबको सूचना दी, सब रिश्तेदार लोग इकट्ठे हुए और विक्रम को भी सूचना दी। विक्रम मौके पर आया और बहुत रोया पीटा। उसने कहा कितनी प्यारी पत्नी थी मेरी, मैं बहुत प्यार करता था मुझसे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्या करूं। बहुत रोते हैं, सब रोते हैं, सालू भी बहुत रोती है, कहती मेरी भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों कुछ शोक सभा रखी जाती है, उसके बाद में दाह जो है ना, जो उसका शव तो मिलता नहीं, जब शव तो तभी मिलता जब वो मरी होती, वो तो किसी दूसरे के साथ में निकल जाती, तो शव कहां से मिलता। दोस्तों उसके जो मरणोपरांत जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब किए जाते हैं, और करने के बाद में दोस्तों फिर लाल बहा जो वो क्या नाम उसका, विक्रम निकल जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पर उसकी माँ फोन करती है कि बेटा, लगभग 6 महीने के बाद उसकी माँ फोन करती है बेटा रिश्तेदार सब कहते हैं कि विक्रम की दूसरी शादी कर दो। तो विक्रम कहता है माँ मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं बबीता से बहुत प्यार करता था, जब बबीता ही नहीं तो मेरे जीवन का कोई जीने का महत्व तो नहीं। उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, जब वो घर पर विक्रम आता है छुट्टी में, उसको सब समझाते हैं। आखिरकार विक्रम के समझ में आ ही जाता है, वो दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। दोस्तों दूसरी शादी कर लेता है। करने के बाद वो दूसरी पत्नी भी उसकी बहुत सज्जन होती है, वो दोनों बड़े सुकून के साथ रहने लगते हैं। और उधर क्या होता है, रज्जाक वो जो लड़की थी उसको ले जाता है। ले जाने के बाद में उसको रास्ते में सफर के दौरान उसके साथ में कई बार मौज रंगरलियां उड़ाता है, होटलों में रुकता है, रास्ते में रुकते हुए जाता है, मौज काटते हुए जाता है, उसको लेकर के जाता है। दोस्तों लास्ट में उसको मुंबई के एक कोठे पर जाकर के बेच देता है। दोस्तों जब उसको कोठे में ले जाकर देखता है तो वह सरप्राइज रह जाती है, इधर उधर देखती है, कहती है जगह कौन सी है, क्या ये इनकी माँ बहनें हैं। रज्जाक कहता हाँ ये मेरी माँ बहनें हैं, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ,
लगभग रात का 10 बज चुका था। रज्जाक अभी तक वापस नहीं आया था। जो कोठे की मालकिन थी, वहां पर कई लोग तांता लगाए हुए थे, आ रहे थे, जा रहे थे। वहां पर रहने वाली लड़कियों को, औरतों को खूब छेड़ रहे थे। वो सकपका रही थी, डर के मारे सिकुड़ी जा रही थी। उसने कहा, ये सब हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो कोठे की मालकिन थी, वो कहती है, यही वास्तविकता है, यही सच है जो तू देख रही है। जो एक लड़का था, वो तुझे हमारे हाथों बेच के गया है, तुझे पता है। वो अब वो बहुत रोती है, पीटती है, अपने बालों को लोचने शुरू कर देती है दोस्तों। लेकिन वो जो कोठे की मालकिन थी, उसको 2 थप्पड़ मारती है, बोलती है पागल कहीं की, और फिर उसको काम पर लगा देती है। जो कोठे का काम होता है, काम वासना की पूर्ति करना, काम वासना आतुर लोगों को खुश करना, अब उसका भी दिनचर्या 2-4-10 दिन तो उसका मन नहीं लगता है। वो बहुत परेशान होती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कोठे में जैसा क्रियाकलाप होता है वो भी करने लगती है दोस्तों। बहुत समय बीत जाता है, 8 साल हो जाते हैं। 8 साल तक अब वो उसी में रम जाती है। 8 साल के बाद में उसको एड्स हो जाता है दोस्तों। जब एड्स हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है बाहर। जब निकाल दिया जाता है तो वो दर दर गलियों में भटकती हुई घूमती है। और एक दिन की बात है, विक्रम के गांव का ही एक युवक उसको देख लेता है, और देखता है, उसकी नजर पड़ जाती है, तो ये कहता है, अरे ये तो उसकी औरत है, विक्रम की। वो तुरंत विक्रम को और उसके पिता को सूचना देता है। विक्रम के पिताजी जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो लड़की देखकर उसको पहचान जाती है, और देख करके विक्रम के पिताजी को रोने लगती है। विक्रम के पिताजी उसको बहुत डांटते हैं, कहते हैं, मूर्ख, मैंने तुझे मरा समझा और तू ये बना बैठी। और विक्रम के पिताजी विक्रम के ससुर को भी उसको भी सूचना देते हैं। उसके ससुर भी मौके पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, ये इसी के लायक है, इसको इसी हाल में छोड़ दो और घर चले चलो। लेकिन विक्रम के पिताजी बहुत संस्कारवान, योगेश जी बहुत संस्कारवान थे। उसको ले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं। लगभग 2 महीने तक उसका इलाज चलता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? इसीलिए कोई भी अनजान व्यक्ति या अनजान इंसान हो, उसको उसके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी का मतलब है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। अगर ये कहानी अगर